हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 और 19 मई 2024 को बिहार स्टेट की परीक्षा है। इस परीक्षा में आने वाले प्रश्न की चर्चा होगी। आपको पता है ये परीक्षा चूँकि प्रारंभ में होनी थी, परंतु जब 3.0 की परीक्षा रद्द की गई तो ये परीक्षा भी नहीं आयोजित करा पाई गई थी। अब ये परीक्षा 18 और 19 मई को होने वाली है। तो परीक्षा में बैठने से पहले आप इन क्वेश्चंस को फटाफट अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के जो सिलेबस में है उनसे के आधार पर मैंने ये वीडियो लेकर आया हुआ है। टॉप 10 क्वेश्चंस के अलावा मैं फिर से बताती हूँ कि नोट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नोट्स जो है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सेशन पसंद आए और अगर आपको लगे कि हाँ आपके इस वीडियो से आपके क्वेश्चंस बहुत हद तक क्लियर हुए थे, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 1977 में वामपंथी दलों ने, ध्यान से सुनिए, वामपंथी दलों ने क्या नारा दिया था? तो देखिए, वामपंथी दलों ने जमीन जोतने वालों को नारा दिया था। जमीन जोतने वालों का नारा दिया था। देखिए 1971 में होती है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा के चुनाव होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट होती है वो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देती है। और आपको पता है कि 1975 में जनता पार्टी की सरकार आती है, और जनता पार्टी की सरकार आती है तो उन्होंने लोकतंत्र को बचाओ का नारा देता है। और 1977 में वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल, जो कि आप ध्यान समझिएगा कि अगर हम 18वीं 19वीं शताब्दी की बात करें तो नील की खेती के लिए बहुत ही सर्वोपरि था। उसी पश्चिम बंगाल के वामपंथी दलों ने जमीन जोतने वालों का नारा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। आगे है क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो वेस्टफेलिया संधि इसको कहते हैं, या ब्रेस्टोफस की संधि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस संधि के बाद 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। आप ध्यान से समझिएगा, जब हम फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जर्मनी का एकीकरण या रूस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये जितनी भी शक्तियां होती थी, आपको पता है कि 13 उपनिवेश, पहले अमेरिका से हम बात करेंगे तो 13 उपनिवेश ग्रेट ब्रिटेन के यहाँ क्या किए गए थे, उपनिवेश स्थापित किए गए थे। बहुत बार बार आपको पता है कि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस जो है, फ्रांस के बॉर्डर पे एक युद्ध होता है और उस युद्ध में इंग्लैंड जो है फ्रांस को पराजित कर देता है। कहा जाता है कि इसी पराजय के बाद, फ्रांस की इस पराजय के बाद अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। वहाँ पर हम बोस्टन टी पार्टी की घटना पढ़ते हैं, वहीं पर हम प्रथम महादेशीय सम्मेलन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 30 वर्षीय युद्ध होता है, जो 30 वर्षीय युद्ध ब्रेस्टफोलस की संधि के द्वारा, ब्रेस्टफोलस संधि आ सकता है, ब्रेस्टफेलिया संधि आ सकता है, के द्वारा 1648 में समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, बिग फोर में शामिल थे। ये भी क्वेश्चन पिछली बार 3.0 में भी आया हुआ था। तो देखिए, बिग फोर में शामिल थे इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। ध्यान रखिएगा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए जो है वो बिग फोर में शामिल थे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है बिग फोर में कौन शामिल नहीं था? तो इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। अब इसे बिग फोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं तो आपको पता है कि संपूर्ण विश्व जो था वो दो खेमों में बंट गया था, जिसको एक को हम मित्र राष्ट्र कहते हैं, एक को धुरी राष्ट्र कहते हैं। इस मित्र राष्ट्र में जो है फ्रांस, अमेरिका शामिल हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और जो है जापान वगैरह जो है वो धुरी राष्ट्र में थे। और जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, और ऑस्ट्रिया का राजकुमार की जो सेराज़ोवा में हत्या होती है उससे प्रथम विश्व युद्ध की का प्रारंभ होता है। तो हालांकि अमेरिका के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो उस समय का ये इतना बड़ा देश हुआ करता था, जो लोगों पर क्या होता था, कर्ज भी दिया करता था। आपको पता है कि जब जर्मनी का एकीकरण होता है, तो जब वर्साई की संधि या जब हम पेरिस की संधि के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि अमेरिका के द्वारा एक बहुत बड़ा कर्जा जो है वो अन्य देशों को, अन्य कंट्री को दिया गया था। और 1929 का वो टाइम जहाँ पर आर्थिक महामंदी से ये दौर भी गुजरा था, ये देश भी गुजरा था। तो इससे पूरी यूरोप और पूरा आधा से अधिक पूरा देश, विश्व के लगभग संपूर्ण देश इस आर्थिक महामंदी से प्रभावित हुए थे। क्यों? क्योंकि इस मंदी को सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश जो था वो यूएसए यानी अमेरिका था। तो ध्यान रखिएगा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ये बिग फोर में शामिल थे। जिसे हम बिग फोर में, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिग फोर में कौन शामिल नहीं था, तो आपको ये 3 दे देगा, एक और कुछ कहीं और से दे देगा, तो आपको पता है। तो इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए जो है वो बिग फोर में शामिल था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार की शीर्ष श्रेणी की दालें हैं यहाँ पर मूंग और मसूर। ध्यान रखिएगा,
हम बिहार को ऐसे देख सकते हैं, बिहार का ये मैप होता है। आपको पता है कि बिहार के दक्षिण में जो है वो झारखंड है, जो झारखंड जो है 2000 में अलग होता है, 15 नवंबर 2000 को अलग। और ये जो बिहार का जो दक्षिणी एरिया है, जो झारखंड का एरिया माना जाता है, ये दक्षिण एरिया जो है वो खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर पूर्व की दृष्टि से अगर देखें तो ये वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये नेपाल की श्रेणी से लगा हुआ है, उत्तर की तरफ ये नेपाल की श्रेणी से, वहीं पश्चिम की तरफ ये यूपी की श्रेणी से लगा हुआ है। बिहार का ये मोटा मोटा एक नक्शा मैंने आपको बता दिया। तो देखा है कि आपने तीन तरफ ये राज्य से और एक तरफ एक कंट्री नेपाल से ये जुड़ा हुआ है। अब उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो पूर्वी चंपारण या मधुबनी वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर मछली उत्पादन के लिए बिहार बहुत सर्वोपरि माना जाता है। वहीं पर जीआई टैग की बात करें तो मिथिला मखाना जो बिहार का ही है, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है। वहीं पर मुजफ्फरपुर की क्या होती है, लीची फेमस है। वहीं पर अगर हम उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो मूंग और मसूर की जो दालें होती हैं, इन जो ये जिस भूमि पर उपजाई जाती हैं, जो भूमि जिस जलवायु के लिए दृष्टिकोण माने अच्छा है, बढ़िया समुचित जलवायु है, वो मूंग और मसूर के लिए। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी दालें उगाई जाती हैं, तो मूंग और मसूर की। ठीक, आगे क्वेश्चन, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार भी अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति से ये एक ऐसे राज्य के रूप में उभरा हुआ था कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो कानपुर से नाना साहब निकलते हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लिकायत अली। इस तरीके से बिहार में हम जगदीश कुमार का, जिनका 8 या 18 अप्रैल, डेट याद रखे रहिएगा, 1858 से एंट्री होती है बिहार में। ये एक बहुत बड़े जमींदार होते हैं और यहाँ के लोग पहुंचकर इन्हीं को अपना क्या बना लेते हैं, नेता बना ले। तो ये एकमात्र ऐसे ने 1857 की मात्र क्रांति का एकमात्र ऐसा नेता जो गिरफ्त में नहीं आए थे, क्या हो गए थे, ऐसे ही खत्म हो चुके थे, शहीद हुए थे, लेकिन ये किसी के गिरफ्त में नहीं आए थे। तो जमींदार थे। आपको पता है कि जमींदारी प्रथा जो है प्रारंभ से ही गरीबों का या किसानों का या भू राजस्व एकत्रित करने वाले लोग जो है वो पूरी तरीके से उनका शोषण करते थे। 1857 की क्रांति में बिहार में अगर बात करें तो देखिए, चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैला था, इसी अब बिहार की बात करें तो आपको पता है कि जब गांधी जी द्वारा दांडी मार्च होता है नमक कानून तोड़ने के लिए, तो ध्यान रखिएगा बिहार जो है वो तटीय क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर किसी तरह की कोई इतनी नदियाँ नहीं हैं कि लोग नमक कानून तोड़ सकेंगे। तो लोग ये इस आंदोलन में किस तरीके से अपना पार्टिसिपेट करें या किस तरीके से, आपको पता है कि नमक कानून वहीं पे तोड़ा जा सकता है जहाँ तटीय प्रदेश होंगे, इसीलिए वो गुजरात जाते हैं, वहाँ से नमक कानून क्या करते हैं, समुद्र से नमक बनाते हैं और उस नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर नमकीन मिट्टी होती है, तो उस नमकीन मिट्टी से ये लोग कुछ सिंबॉलिक नमक बनाकर सिंबॉलिक तरीके से इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। वहीं पर इन लोगों ने कहा कि अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक का कानून मतलब सिंबॉलिक तरीके से अगर हम तोड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम चौकीदार कर ना देकर इस आंदोलन का क्या करें, समर्थन करें। तो कुल मिलाकर ये भावना इस बात से प्रेरित थी कि कुल मिला के भारत का प्रत्येक राज्य इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लगा हुआ था। इसी आधार पर चौकीदार कर न देने का किसानों ने क्या किया था, वायदा किया हुआ था, और इस वायदे को निभाते हुए इनको आगे चलकर बहुत समर्थन भी मिला था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडल की संख्या है 9। ध्यान रखिएगा। अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल है 101। ध्यान रखिएगा। 38 जिले हैं और सबसे नवीनतम जिला आपको पता है जहानाबाद को काटकर बनाया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हूबहू कभी कभी ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो सारण, तिरहुत, कोसी, पूर्णिया, मगध, ये सारे जो है आपके प्रमंडल में आते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश आपको पता है, जब हम बिहार में मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ने तो कर्नाट वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये नान्य देव था और इनकी राजधानी थी सिमरावगढ़। ये एक ऐसा समय था जब मध्यकाल में पूरी तरीके से मुगलों का शासन जो है देखा जाता था कि स्थापित हो चुका था मध्यकाल में, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और उसमें से भी आपको पता है बख्तियार खिलजी का नाम हम पढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी जब बिहार में आया तो उस समय जो है कर्नाट वंश का शासक जो था वो लक्ष्मण सेन था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण सेन था जब बख्तियार खिलजी
बिहार के कर्नाट वंश में आता है। ये लक्ष्मण सेन जो था, ये बख्तियार खिलजी चूँकि बहुत ही आक्रमणकारी था और इसके आक्रामकता से प्रभावित होकर लक्ष्मण सेन भाग जाते हैं और इस तरीके से पहला हिंदू शासक जो अपने राज्य को छोड़कर भाग जाता है वो लक्ष्मण सेन होते हैं। और कर्नाट वंश का संस्थापक होता है नान्यदेव, इनकी राजधानी होती है सिमरावगढ़। और बख्तियार खिलजी जो है इस सेन को, इस वंश को क्या करता है, समाप्त करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी के समय, ये देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है कि बख्तियार खिलजी के समय किस वंश का शासन था, तो सेन वंश का शासन था और उसका शासक था लक्ष्मण सेन। जो क्या होता है कि बख्तियार खिलजी, आपको पता है कि जब हम बिहार के बारे में पढ़ते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं, इसे कुमारगुप्त ने बनाया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त ने बनाया था। और इसने 2 विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से जला के समाप्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो बख्तियार खिलजी ने इसे इतनी बुरी तरीके से जलाया था कि कहा जाता है कि पुस्तकालयों की जो पुस्तकालय जले हुए थे उसमें इतनी किताबें थी कि लगातार 3 महीने तक उसमें आग सुलगती रही। तो ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी जो था, पहले आप यही समझ लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उस समय का प्रारंभिक 8वीं शताब्दी का, क्योंकि यह 800 वर्षों तक चला हुआ था, 8वीं शताब्दी के समय में ये समझ लीजिए कि पहला आवासीय विश्वविद्यालय हुआ था। आवासीय विश्वविद्यालय यानी एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें हॉस्टल प्रोवाइड होता था। तो नालंदा कुछ इसी तरीके का था। यहाँ की जो परीक्षा होती थी, जो एंट्रेंस एग्जाम होता तो बहुत टफ होता था और बहुत ही राजा जो आचार्य होते थे उनके संरक्षण में ये परीक्षा आयोजित कराई जाती थी। और इससे जो पढ़ के बहुत से, आपको पता है कि इसके बाद जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जब आता है तो उसमें वो भी नालंदा विश्वविद्यालय को घूमता है। इस तरीके से देश विदेश में बहुत से पर्यटक आते हैं जो भारत का इतिहास लिखते हैं और जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से घूमते हैं, बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का विश्वविद्यालयों में इसका स्थान जो था वो सर्वोपरि था। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में था कि बंगाल में किस वंश का शासन था, तो सेन वंश का संस्थापक था और उसका शासक था लक्ष्मण सेन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कांडला बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। एक सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कांडला बंदरगाह एक कैसा बंदरगाह है, तो एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो देखिए यहाँ पर मैं एस्टेट में हर तरीके के क्वेश्चन लेकर आई थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। 2 बार ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, दूसरी बार है, पिछली बार यह ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। तो प्रश्न चूंकि आपको 150 में से 75 करके आपको सिर्फ ये क्राइटेरिया को पास करना है ताकि आप आगे चल के कोई बड़े एग्जाम जैसे TGT PGT में अपीयर हो सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं। एग्जाम देने से पहले आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, सफल होइए और आगे 3.0 के लिए आप परीक्षा में अपीयर हो सके या TGT PGT के लिए अपीयर हो सके। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।